नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट। सोशल मीडिया पर आप ऑलरेडी देख भी चुके होंगे कि जब से ये जजमेंट आया है तब से ये वायरल हो रखा है पूरा हर जगह। ये जो 69,000 शिक्षक भर्ती आपकी उत्तर प्रदेश में सबसे आखिरी बार हुई थी, वहां पर जो बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक में चुने गए थे, ऑलरेडी जॉब में हैं, आपके नौकरी कर रहे हैं, उनको बाहर जो है वो कर दिया गया है, ऐसा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। परंतु इस जजमेंट में सारी जो बातें लिखी गई हैं, इसमें देखेंगे आप तो 69,000 शिक्षक भर्ती का जिक्र ही कहीं भी नहीं किया गया है। ये जरूर बात की गई है कि जो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट है, वो आदेश जो उनके द्वारा दिया गया था उसका पालन किया जाए, ऐसा राज्य सरकार जो है वो पालन करे। ये आदेश दिया गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में, परंतु कहीं भी 69,000 शिक्षक भर्ती का जिक्र नहीं किया है। अब सवाल ये उठता है क्या प्रभाव पड़ेगा या नहीं। तो ये पूरा जजमेंट हम इंग्लिश में भी आपके लिए यहाँ पर लगा के रखा है और हिंदी में भी है। हिंदी में पढ़ते हैं, खुद से आप डिसाइड कीजिएगा कि क्या यहाँ पर चीजें आपकी निकल करके आ रही हैं। तो सबसे पहले पॉइंट में, या इंग्लिश में भी जिनको पढ़ना है तो पॉइंट वाइज यहाँ दिया गया है। तो पहले वाले पॉइंट में तो याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील और उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान जो है वकील को सुना गया। दूसरे पॉइंट में आपका दूसरे पॉइंट में आपका यहाँ पर कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा 28/6/2018 का जो एक अधिसूचना थी, इसी के द्वारा ही आपका जो बीएड अभ्यर्थी थे उनको 1 to 5 में जो है वो शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जो है वो मानदंड या पात्र जो है वो माना गया था। फिर वैधानिक जो नियम है उसमें जो संशोधन है वो उत्तर प्रदेश में तो कर दिए गए थे, परंतु राजस्थान में नहीं हुआ था। राजस्थान राज्य में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के लिए जो जारी विज्ञापन था, उसमें प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक की नियुक्ति के लिए ऐसी कोई योग्यता शामिल ही नहीं थी। इसलिए फिर इस संबंध में राजस्थान जो उच्च न्यायालय है उसके समक्ष विवाद खड़ा हो गया था। यही यहाँ पर दूसरे पॉइंट में बताया गया है। इंग्लिश भी साथ में इसलिए दिखाता चल रहा हूँ कि अगर किसी को इंग्लिश में पढ़ना है इंग्लिश में भी पढ़ लीजिएगा। तीसरे पॉइंट में यहाँ पर बताया गया है कि एनसीटी द्वारा 28/6/2018 को जो जारी अधिसूचना थी, उसके मद्देनजर राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष दो तरीके के विवाद सामने आए। एक तो याचिकाकर्ता के एक समूह जो थे उन्होंने शिकायत दी है कि राज्य को बीएड को जो है वो शामिल करना चाहिए और कक्षा 1 से 5 तक सहायक अध्यापक जो शिक्षक है उनकी नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंड के रूप में योग्यता के रूप में उनको शामिल करना चाहिए 1 to 5 में बीएड अभ्यर्थी को। और जबकि याचिकाकर्ताओं की अन्य श्रेणी जो थी वो 28/6/2018 की जो अधिसूचना थी उस पर आपत्ति जताई थी और उसकी वैधता पर सवाल उठाए थे। तो दो लोग ये हो गए। अब आगे ये तीसरे पॉइंट में यहाँ पर बताया गया है। अब आगे यहाँ पर बताया गया है अगले पेज पे, असंवैधानिक राजस्थान उच्च न्यायालय ने अंततः मामले पर उचित विचार करने के बाद 25/11/2021 को दिनांक 28/6/2018 का जो अधिसूचना थी उसको क्या किया, अधिकारातीत घोषित कर दिया था, मतलब उसको रद्द कर दिया था। हालांकि अधिसूचना को अधिकारातीत घोषित किए जाने से पहले किए गए जो कृत्य थे उनके संबंध में कुछ टिप्पणियां राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी की गई थी। मतलब जब उसको रद्द किया गया था उससे पहले भी कुछ टिप्पणियां की गई थी, ऐसा यहाँ पर लिखा है राजस्थान उच्च न्यायालय को लेकर के। दिनांक 28/6/2018 का जो अधिसूचना थी उसकी वैधता का जो प्रश्न है वो राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में जो है वो चला गया था। आपको पता है कि यहाँ से मामला सीधे फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट में गया था, जहां पर फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। आगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले को क्या रखा, बरकरार रखा था। और 2023 एसीसी ऑनलाइन एससी 985 ये अपनी रिपोर्ट है, उसमें अपने फैसले में कुछ टिप्पणियां जो है वो की थी। और देवेश शर्मा बनाम भारत संघ और अन्य ये जो है यहाँ पर वो केस का नाम आपको देखने को मिला था। वही आप इंग्लिश वर्जन भी देख पाएंगे, तो वही सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई, देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, ये आपका जो है वो था। बाकी यहाँ पर वही पैराग्राफ 80 से 84 फॉर आवर पर्पस एंड रेलिवेंट करके लिखा है, एंड द सेम आर एक्सटेंड, वही चीज यहाँ पर हमारे अनुच्छेद प्रासंगिक है और नीचे दिए गए हैं। अब यहाँ पर 80 के बारे में लिखा है कि हमारी सुविचारित राय में केंद्र सरकार के दिनांक 30/5/2018 के निर्देश जो कि एनसीटी की दिनांक 28/6/2018 की अधिसूचना में परिणत हुए थे, आरटी अधिनियम में निर्धारित सिद्धांतों का उल्लंघन है। इतना ही नहीं, अधिसूचना उद्देश्य के विरुद्ध है और कानून का अधिदेश जो कि बच्चों को सार्थक और गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है वो इसमें शामिल नहीं हो रहा था। मेन यही आधार दिया गया था बीएड को जब प्राथमिक से बहाल किया गया था। तो ये पहले पैराग्राफ में 81 में बताया गया कि यही चीज इंग्लिश में भी देखते हुए चलिएगा। 80 में यहाँ पर वही चीज बताया गया है। इसके बाद 81 में जो बताया गया है
उसकी बात करें तो संपूर्ण प्रक्रिया प्रक्रियात्मक रूप से भी त्रुटिपूर्ण है। दिनांक 28/6/2018 की अधिसूचना उचित विचार विमर्श के बाद लिया गया एनसीटी का एक स्वतंत्र निर्णय नहीं है, बल्कि यह केवल केंद्र सरकार के निर्देश का पालन करता है। तो एक ऐसा निर्देश जो दिन की वस्तुनिष्ठ वास्तविकताओं को ध्यान में रखने में विफल रहता है, ये इसमें बताया गया। आगे बताया गया उपरोक्त निर्णय लेने के बाद हम सभी समान रूप से ये भी मानते हैं कि राजस्थान राज्य ने बीएड से आवेदन ना मांगकर स्पष्ट रूप से गलती की है। योग्य उम्मीदवार इस कारण से कि उस समय तक जब राजस्थान सरकार द्वारा ऐसा विज्ञापन जारी किया गया था, बीएड अभ्यर्थियों को एनसीटी की वैधानिक अधिसूचना के अकॉर्डिंग पात्र अभ्यर्थियों के रूप में शामिल किया गया था, जो राजस्थान सरकार के लिए बाध्यकारी था। जब तक कि इसे न्यायालय द्वारा अवैध या असंवैधानिक घोषित नहीं कर दिया गया, राजस्थान उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार सही टिप्पणी जो है वो की थी। हमारी राय यह है कि राज्य सरकार आरईटी, इंग्लिश वाला वर्जन भी आपको दिखाते चलते हैं, तो ये आपका 82 पॉइंट में लिखा है। आगे वी आर द ओपिनियन ऑफ दैट द स्टेट गवर्नमेंट कुड नॉट हैव द इग्नोर्ड द नोटिफिकेशन व्हाइल इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर रीट, तो वही यहाँ पर लिखा है कि राज्य सरकार द्वारा जो रीट के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए समय अधिसूचना को भी नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। भले ही राज्य सरकार की राय थी कि ऐसी अधिसूचना असंवैधानिक या किसी भी कारण से अवैध थी, फिर भी उस पर रोक लगानी पड़ी। इसे नजरअंदाज किए जाने से पहले किसी सक्षम न्यायालय द्वारा रद्द जो है वो कर दिया जाए, और वही यहाँ पर जो है वो रीट को लेकर के बताया गया है। आगे बताया गया है राजस्थान उच्च न्यायालय ने ऊपर जो कहा वह स्थापित कानूनी स्थिति है। मणिपुर बनाम सूरज कुमार ओकराम मामले में इस न्यायालय के हाल के 3 न्यायाधीशों के फैसले में यह स्थिति है कि एक कानून जो है किसी सक्षम विधायिका द्वारा किया गया निर्णय तब तक वैध होता है जब तक उसे किसी अदालत द्वारा असंवैधानिक घोषित नहीं कर दिया जाता या दोहराया गया है। वही चीज यहाँ 83 पॉइंट में लिखा है। आगे 84 पॉइंट में है कि परिणाम स्वरूप अपीलें खारिज की जाती हैं और राजस्थान उच्च न्यायालय के दिनांक 25/11/2021 के फैसले को बरकरार रखा जाता है। दिनांक 28/6/2018 की अधिसूचना को रद्द कर दिया गया। उपरोक्त आदेश के आलोक में रिट याचिकाएं और सभी लंबित आवेदन का भी निपटारा किया जाता है। ये जो 4 पॉइंट 81, 82, 83, 84 आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ पर वही बताया गया है। ये सारी चीजों को समझाने के लिए हमारे उद्देश्य के लिए जो अनुच्छेद 80 से 84 है वो प्रासंगिक है, वो नीचे जो है यहाँ पर दिए गए हैं। परंतु जो मेन पॉइंट है वह यहाँ से चौथा फिर से स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर देखेंगे तो फोर्थ यहाँ पर फिर से स्टार्ट हो गया। फोर्थ में क्या है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 11/8/2023 को राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए दिए गए फैसले के परिणाम स्वरूप एनसीटी ने 4/9/2023 को सभी राज्यों को आवश्यक निर्देश जारी किए थे। नोटिफिकेशन दिखाया भी था मैंने आपको, जिसमें वैधानिक नियमों में आवश्यक सुधार किया जा सके। बीएड को शामिल करने के लिए अधिसूचना जारी, सहायक शिक्षक की नियुक्ति के लिए पात्रता अर्हता तय करने के निर्देश भी दिए गए थे। 5वें पॉइंट में, ये चौथा पॉइंट आपका हो गया। उसके बाद 5वें पॉइंट की बात करें तो 5वें पॉइंट में बताया गया है कि हमारे सामने ऐसा नहीं है कि यूपी 4/9/2023 को एनसीटी द्वारा जारी संचार के कार्यान्वयन पर सहमति नहीं दी गई है। ऐसा होने पर हमें याचिकाकर्ताओं के उन नियमों में किए गए संशोधन पर आपत्ति करने का कोई कारण नहीं दिखता है, जिन्हें एनसीटी अधिसूचना दिनांक 28/6/2018 को आगे बढ़ाने के लिए अधिसूचित किया गया था। वही यहाँ पर पहले पैराग्राफ में बताया गया है। आगे बताया गया है कि एक बार जब एनसीटी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को अक्षरशः लागू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं, तो हमें याचिकाकर्ताओं के लिए यहाँ लागू नियम की वैधता पर सवाल उठाने का कोई कारण ही जो है वो नहीं बनता है। मतलब जो यहाँ पर लागू करने को लेकर के बात किया गया था, वही यहाँ पर बात भी की गई है कि जब एक बार एनसीटी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को जैसे का जैसा दिया गया है अक्षरशः लागू करने के ऑलरेडी निर्देश दे दिए हैं, तो फिर हमें याचिकाकर्ताओं के लिए लागू नियमों की वैधता पर किसी भी प्रकार का सवाल उठाने का कोई कारण ही नहीं दिखता है। हालांकि राज्य सरकार को निर्देश दिया जाता है कि वह एनसीटी के दिनांक 4/9/2023 के संचार को आगे बढ़ाने में जल्द से जल्द निर्णय ले और कानून के अकॉर्डिंग अधिसूचना पर कार्य करें। अब 6ठे पॉइंट में सबसे लास्ट में ये लिखा है कि उपरोक्त टिप्पणियां निर्देशों के साथ रिट याचिका का निपटारा जो है वो किया जाता है, और लास्ट में वही चीज बताई गई। तो कुल मिलाकर आपको मैंने जो स्टार्टिंग में बताया कि वही यहाँ पर बात किया गया है कि जो माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया, उसमें इनके द्वारा यही कहा गया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था उसका ही पालन किया जाए। एनसीटी ने भी उसको लेकर के नोटिफिकेशन ऑलरेडी जो है वो निकाला है, और जब उसने सारी चीजें बोल दी एनसीटी ने कि उसी को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसको ही अक्षरशः लागू किया जाए, तो फिर बार बार क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं। अब यहाँ पर फर्क क्या पड़ रहा है, यहाँ पर बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने को लेकर के तो बात हो रही है, परंतु कहीं भी 69,000 शिक्षक भर्ती की तो बात नहीं हुई है। बाकी सारी चीजें मैंने बता दी, आपको क्या लगता है तो कमेंट में अवश्य बताइएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।